अर्जुन ओबराय एकदम से खड़ा हो गया। उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि अदिति सिंगल आंखों में आंसू लिए वहां अकेली बैठी है। उसने मेज से अपनी कार की चाबी उठाई और सीधे उस जासूस को फोन घुमाया। उस पर अपनी नजर जमाए रखो, मैं निकल चुका हूँ। मुझे बस ये बताओ कि वो किस तरफ जा रही है। अर्जुन ने कड़क आवाज में हुक्म दिया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर बाहर निकलने से पहले एक पल को रुका और अदिति की तरफ मुड़कर बोला, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया तो तुम घंटों यहीं फंसी रहोगी। उससे अच्छी तरह पता था कि उसके ऑफिस का दरवाजा सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। अदिति बेचारी झटपट खड़ी हुई और भागती हुई दरवाजे से बाहर निकली। वो अर्जुन के साथ ही लिफ्ट में घुस गई और उसे तिरछी नजरों से देखने लगी। पर अर्जुन तो जैसे पत्थर बन चुका था। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी बगल में कोई खड़ा भी है या नहीं। लिफ्ट खुलते ही अर्जुन किसी तूफान की तरह बाहर निकला और अपनी कार की तरफ लपका। उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे भागे और जैसे ही अर्जुन अपनी कार में बैठा, वे भी फौरन अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। अर्जुन का काम करने का अंदाजा किसी फौजी ऑपरेशन जैसा था। तभी जासूस का दोबारा फोन आया कि अनीका शर्मा अपने फ्लैट से निकल चुकी है और एयरपोर्ट वाले रास्ते पर है। अर्जुन ने तुरंत अपने ड्राइवर को उस तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। वो जानता था कि उसे रास्ता काटना होगा और बच्चों को अनीका के चंगुल से निकालना होगा। उधर अनीका अपने मन में बड़ी खुश हो रही थी। चलो शुक्र है, मैं देश छोड़कर निकल जाऊंगी और इससे पहले कि किसी को भनक लगे, मैं 7 समुंदर पार होंगी। वो लगभग एयरपोर्ट पहुंच ही चुकी थी कि तभी उसकी नजर पीछे आ रही दो चमचमाती काली लैम्बोर्गिनी पर पड़ी। उसने अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम की तो उन गाड़ियों ने भी अपनी रफ्तार धीरे कर ली। अनीका की बहुएं तन गईं। ये मेरा पीछा कौन कर रहा है? विमान और रिया के आदमी है या फिर बच्चों का बाप अर्जुन ओबराय? उसने जैसे ही स्पीड बढ़ाई, पीछे वाली गाड़ियों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। करीब आने पर उसने देखा कि उन कारों पर ओबराय ग्रुप के नंबर प्लेट लगी थी। देखते ही देखते पहली कार ने उसे ओवरटेक किया और उसके ठीक आगे जाकर ब्रेक मार दिए। अनीका ने कार को पीछे मोड़ने की कोशिश की, पर दूसरी कार ने पीछे का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। वो बीच में बुरी तरह फंस चुकी थी। एक बॉडीगार्ड कार से बाहर निकला और बड़े अदब से अपने बॉस के लिए दरवाजा खोला। अनीका ने देखा कि अर्जुन ओबराय बाहर निकल रहा है। वो एकदम डैशिंग लग रहा था, पर उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। वो धीरे धीरे अनीका की कार की तरफ बढ़ा और बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई। वो धुआं छोड़ते हुए अनीका की खिड़की के पास खड़ा हो गया। कार के अंदर से लव और कुश ने जैसी उसे देखा, वे खुशी से उछल पड़े और चिल्लाने लगे, डैडी डैडी। उनकी आवाज़ सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने बिना देर किए कार का दरवाजा झटके से खोला और बोला, आ जाओ बच्चों, अपने डैडी के पास। दोनों बच्चे भागते उसके पास आ गए। अर्जुन ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने चमचमाते डिजाइनर जूते से उसे कुचल दिया। उसने लव और कुश को अपनी गोदी में उठाया और उनके सिर पर प्यार से किस किया। चलो बच्चों, हम घर जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा और वहां से मुड़ गया। उसने कार में बैठी अनीका की तरफ देखा तक नहीं, जो उसे पागलों की तरह घूर रही थी। अनीका तो जैसे सुध-बुध खो बैठी थी। जब उसने देखा कि अर्जुन बच्चों को लेकर अपनी कार में बैठ गया है, तब जाकर उसकी जान में जान आई और वो झपटकर कार से बाहर निकली। मिस्टर ओबराय, ये क्या बदतमीजी है? आप ये क्या कर रहे हैं? उसने भागते हुए अर्जुन के सामने खड़े होकर चिल्लाकर पूछा। अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और माथे पर बल डालते हुए बोला, तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अनीका शर्मा? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि किसी का भी खून जम जाए। आपने तो कहा था कि बच्चे 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, तो आप इन्हें इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हैं? अनीका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। मेरे बच्चों को लेकर भागने की फिराक में थी और अब मेरे ही सामने खड़े होकर सवाल पूछने की हिम्मत कर रही हो? अर्जुन ने कड़क होकर पूछा। वो कार के अंदर बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। कार के शीशे इतने काले थे कि अनीका अंदर का कुछ भी देख नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कार उसकी नजरों से ओझल होने लगी। अनीका पागलों की तरह चिल्लाई और ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, और कार जा चुकी थी। वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके कलेजे के टुकड़ों को उससे छीन लिया गया था और वो कुछ नहीं कर पाई। वो वहां अकेली, बेबस और हारी हुई खड़ी रह गई। अर्जुन बच्चों को लेकर अपने आलीशान विला पहुंचा। उसने सेब को ऑर्डर दिया कि बच्चे जो भी मांगे वही खाना तैयार किया जाए। जब बच्चे अपने कमरे में पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए। उनका कमरा अब किसी महल जैसा लग रहा था।
वहाँ का डिजाइन और नए बेड, सब कुछ एकदम बदल चुका था। वे खुशी खुशी अपने बिस्तर पर कूदने लगे, पर अचानक लब का चेहरा उतर गया। मम्मी कहाँ रह गई? क्या वो अकेली चली गई? डैडी ने मम्मी से अच्छे से बात नहीं की थी? क्या डैडी को मम्मी पसंद नहीं है? उधर अनीका शर्मा रोते धोते अपने खाली फ्लैट में वापस आ गई। अब मैं क्या करूंगी? वो अर्जुन से बचने के लिए भाग रही थी, और उसने ना सिर्फ उसका रास्ता रोका, बल्कि उसके बच्चों को भी छीन लिया। भागने की कोशिश के चक्कर में उसका वो 24 घंटे का मोहलत वाला समय भी खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया एक तरफ और अनीका शर्मा के बच्चे एक तरफ। उसके लिए लव और खुशी उसकी कायनात थे। उनके बिना रहने का ख्याल ही उसे अंदर से खोखला कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके फेफड़ों से हवा खींच ली हो, और वो बस जिंदा रहने के लिए हाथ पैर मार रही हो। पर एक बात अनीका को रह रह कर खाई जा रही थी। आखिर ये अर्जुन ओबराय उसके बच्चों का बाप निकला कैसे? उसका दिमाग चकरा रहा था, और वो ढंग से कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। विवान सिंघानिया और रिया शर्मा ने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उन्होंने उस रात एक मामूली होकर को पैसे देकर उसके पास भेजा था। तो फिर ये अर्जुन ओबराय बीच में कहाँ से टपक पड़ा? क्या कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी तो नहीं हुई थी? ये अर्जुन ओबराय कैसे हो सकता है? उसे धुंधला सा याद आया कि उस रात उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। उस आदमी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था, सिवाय इसके कि उसके जिस्म से गार्डनिया के फूलों की खुशबू आ रही थी, और उसकी कदकाठी काफी मजबूत थी। अगर गौर से देखें तो अर्जुन ओबराय का शरीर भी वैसा ही कसरती है। क्या उस रात अर्जुन ने मुझे कोई और समझ लिया था, और अनजाने में ये सब हो गया? ये सोचते ही वो और फूट फूट कर रोने लगी। उसे हर हाल में जवाब चाहिए था, और वो इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती थी। इधर शहर के दूसरे पौष इलाके में अदिति सिंघल रोते पीटते अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखकर उसके मम्मी पापा के होश उड़ गए। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। अदिति की माँ श्रीमती आरती सिंघल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? तू तो अर्जुन से मिलने गई थी ना, ताकि साथ में डिनर कर सके। अदिति ने सिसकते हुए अपने डैडी राज सिंघल और मम्मी को बताया कि अर्जुन ने ऑफिस में उसे कितनी बुरी तरह जलील किया। उसने रोते हुए पूछा कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है? उस आदमी के सीने में दिल नहीं पत्थर है। उसने शिकायत की, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे मैं कोई फालतू की चीज हूँ। मुझे अपने पास तक नहीं फटकने देता। 2 साल हो गए सगाई को, पर मजाल है जो कभी लंच या डिनर पर ले गया हो। ना कभी शॉपिंग कराई, ना कभी खुद से फोन किया। अदिति का गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या भाई एक इकलौता बिजी आदमी है इस दुनिया में? अगर कल को हमारी शादी हो गई तो क्या वो मुझे ऐसे ही लावारिस छोड़ देगा? उसके पिता राज सिंघल ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, तू शांत हो जा बेटा, मैं आज ही अर्जुन के पिता से बात करूंगा। तेरी सगाई अर्जुन से हुई है, और वो सिर्फ तेरा ही होगा, ये मैं पक्का करूंगा। उसकी माँ ने उसे गर्म पानी पिलाया और कहा कि उनकी बेटी ही ओबराय खानदान की बहू बनने के लायक है। उस शाम अनीका अपने खाली अपार्टमेंट में एकदम खामोश बैठी थी। वो बस ये सोच रही थी कि बच्चों को वापस कैसे लाया जाए। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि उसने जूलिया और अर्जुन की बातों पर इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लिया कि लव और कुश ओबराय खानदान के वारिस हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से वो डीएनए रिपोर्ट नहीं देखी, और मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। उसने तय किया कि वो रिपोर्ट देखेगी और अपनी पसंद के किसी बड़े अस्पताल में दोबारा टेस्ट करवाएगी। वो इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी कि कोई भी अमीर आदमी उसे डरा धमका कर चला जाए। अगली सुबह वो सबसे पहले यही काम करेगी। वो अर्जुन ओबराय को इतनी आसानी से मैदान नहीं जीतने देगी। तभी घर की घंटी बजी और उसकी सोच का सिलसिला टूटा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर लैंड्रे और रूपा खड़े थे। अनीका ने कुछ पल उन्हें बस घूर कर देखा, जैसे सोच रही हो कि इन्हें अंदर आने दे या नहीं। लैंडन ने रूपा का हाथ थाम रखा था। उसने धीरे से पूछा, क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी? अनीका बिना कुछ बोले मुड़ी और अंदर चली गई। इसका मतलब था कि वे अंदर आ सकते हैं। दोनों सोफे पर अनीका के सामने बैठ गए। लैंडन ने सफाई देते हुए कहा, अनीका मुझे प्लीज माफ कर दे। मेरे सपने में भी नहीं आया था कि बच्चों का बाप तेरा बॉस निकलेगा। इसमें रूपा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जिद की थी कि हम साथ में डिनर करेंगे। अगर मुझे पता होता कि बच्चे अर्जुन ओबराय से मिलने जा रहे हैं तो मैं कभी ऐसी सलाह नहीं देता। रूपा ने भी रुआंसी होकर कहा,
कि उनका मकसद उसे दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। पर कमरे में कदम रखते ही उन्हें अजीब लगा। ना लबकुश की आवाज आ रही थी, ना वे कहीं दिख रहे थे। रूपा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अनीका, बच्चे कहाँ हैं? अनीका ने एक ठंडी आह भरी और अपने नीचे वाले होठों को दांतों तले दबा लिया ताकि रोना न निकल पड़े। उसने टूटती आवाज में कहा, अर्जुन ओबराय उन्हें ले गया। वो खोई खोई सी सोफे पर टिक गई। लैंड्रे और रूपा सन रह गए। लैंड्रे ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब ले गया? उसने तो कहा था कि 24 घंटे वो तेरे पास रहेंगे। वो उन्हें जबरदस्ती छीन कर ले गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे बच्चों के साथ? अनीका को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें रोक नहीं पाई। लैंड्रे ने धीमे से पूछा, पर आखिर तूने ऐसा क्या किया जो वो इतना भड़क गया? डॉक्टर लैंड्रे अभी भी अपना सिर खुजला रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अर्जुन ओबराय ने खुद ऑफिस में इतने लोगों के सामने बोला था कि अनीका बच्चों को 24 घंटे के लिए अपने पास रख सकती है। भाई, वो बंदा इतनी जल्दी अपनी जुबान से कैसे फिर सकता है? लैंडन ने हैरानी से पूछा। अनीका का पारा चढ़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, लैंड्रे, ये तूने क्या किया? पूछने का क्या मतलब है तेरा? तू दोस्त किसका है, अर्जुन का या मेरा? उसकी आंखों में गुस्सा और बेचारगी साफ झलक रही थी। लैंड्रे उसे बस देखता रह गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त चुप रहना और अनीका को शांत करना ही सबसे बेहतर है। रूपा ने चिंता जताते हुए बीच में बात संभाली। अनीका, हम दोनों बस तेरी और बच्चों की भलाई चाहते हैं। देख, तुझे अर्जुन ओबराय से मिलकर तमीज से बात करनी चाहिए कि तुम दोनों बच्चों की कस्टडी कैसे बांटोगे। पर यार, मुझे अभी भी यह बात हजम नहीं हो रही कि प्रेसिडेंट ओबराय आखिर वही आदमी कैसे निकला जिसे तेरे पूर्व पति विवान और उस रिया ने तुझे बर्बाद करने के लिए किराए पर लिया था। वो प्रेसिडेंट है, होश में रहा होगा। कम से कम वो तो बता सकता है कि उस रात तू उसके पास पहुंची कैसे। लैंड्रे भी इस उलझन में फंसा था। अनीका रोते हुए बोली, मुझे खुद कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। काश मुझे उस रात की एक एक बात याद आ पाती। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। फिर उसने सब सच उगल दिया कि वो बच्चों को लेकर शहर से भागने की फिराक में थी और कैसे अर्जुन ने बीच रास्ते में उसका खेल बिगाड़ दिया। बाकी जो हुआ वो तो सबके सामने था ही। लैंडन ने उसे टोकते हुए कहा, तुझे ये पता होना चाहिए था कि अर्जुन जैसा आदमी तेरी हर चाल पर नजर रखेगा। तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? तुझे भागने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब अर्जुन बच्चों का बाप है। वो तेरे लिए उनसे मिलना और भी मुश्किल कर देगा। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ओबराय उस रात अपने घर पहुंचा ही था कि ओबराय विला से फोन आ गया। उसके पिता ने उसे हुक्म दिया था कि अगली सुबह नाश्ते पर वहीं पहुंचना है। अर्जुन ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि वहां किस मुद्दे पर पंचायत बैठने वाली है। मुद्दा वही अदिति सिंगल होगी जिसे उसने लंच के लिए मना करके भगा दिया था। उसने मनी मन तय किया कि वो वहां जाएगा, पर अकेले नहीं, बच्चों को साथ लेकर। उस रात विला में बच्चों के लिए नई नैनी तैनात कर दी गई थी जो बच्चों को पालने में एकदम ट्रेंड थी। उन्होंने लब और कुछ को प्यारी सी लोरी सुनाई और बच्चे जल्दी गहरी नींद में सो गए। अर्जुन को अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसने अनीका के साथ जो किया वो कुछ ज्यादा तो नहीं था। उसका इरादा बच्चों को इतनी जल्दी छीनने का नहीं था, पर अनीका ने भागने की कोशिश करके उसकी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। अगली सुबह अर्जुन तैयार हुआ और नौकरों को बोला कि बच्चों को भी टिप टॉप तैयार कर दो। वे ओबराय निवास जा रहे हैं। बच्चों को एकदम महंगे और शानदार सूट पहनाए गए जो अर्जुन की रईसी और उसके कड़क अंदाज को साफ दिखा रहे थे। अर्जुन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, हम तुम्हारे दादा दादी से मिलने जा रहे हैं। वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उसने मासूमियत से पूछा, पर मम्मी का क्या? हम उनसे कब मिलेंगे? कल जिस हाल में उन्होंने अपनी मम्मी को छोड़ा था वो दृश्य उनके नन्हे दिमाग से गया नहीं था। अर्जुन ने सपाट आवाज में जवाब दिया, अब चीजें बदल गई हैं कुछ। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हें मेरे पास रहना होगा। पर हाँ, तुम्हारी मम्मी जब भी मैं इजाजत दूंगा तुमसे फोन पर बात कर सकती हैं। उसने अपने मन में तय कर लिया था कि बच्चों की जिंदगी में अब कुछ सख्त बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले अब ये आम पब्लिक स्कूलों में नहीं जाएंगे। घर पर ही टॉप क्लास के प्राइवेट ट्यूटर बुलाए जाएंगे और सबसे जरूरी, उनका एक शिष्टाचार शिक्षक होगा। अब वे आम बच्चों की तरह बाहर गली मोहल्लों में नहीं दिखेंगे। ओबराय खानदान के वारिसों को पालने का
यही पुराना और शाही तरीका है। वो चाहता तो अनीका को ये सब तमीज से समझा सकता था, पर उसने अपनी मर्जी चलाई। अब से अनीका को अपने ही बच्चों से मिलने के लिए अर्जुन की परमिशन की भीख मांगनी होगी। बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें लगा कि बस इस बड़े से बंगले में रहना ही एक बदलाव है। वे अर्जुन के साथ उसके आलीशान कार में बैठे और सवारी का मजा लेने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने ऐलान किया कि वे पहुंच गए हैं। बच्चे खुशी के मारे खिलखिलाने लगे। अर्जुन को बच्चों का यह शोर थोड़ा खटका। उसने उन्हें तुरंत डांटकर शांत रहने को कहा। उसे बच्चों की चीखें और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस शांति चाहिए थी। उसने तभी सोच लिया कि अब से इनके लिए एक अलग ड्राइवर और अलग कार होगी, ताकि उसकी कार में यह शोर ना हो। वे कार से बाहर निकले और घर की भव्यता देखकर बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। ओबराय निवास किसी पुराने महल जैसा था, जिसमें आधुनिक जमाने की हर सुख सुविधा मौजूद थी। चारों तरफ खुशबूदार फूल लगे थे। वहां का बगीचा इतना विशाल था कि बच्चों को उसकी सीमा ही नहीं दिख रही थी। बस दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। अर्जुन ने दोनों का हाथ पकड़ा और शान से उस आलीशान नक्काशीदार दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लब और कुछ तो लिविंग रूम की वो ठाट बाट देखकर हके बके रह गए। मखमली कुशन इतने नरम थे कि बस देखते रह जाओ, और संगमरमर का फर्श ऐसा चमक रहा था जैसा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अर्जुन, जैसे श्रीमती करुणा ओबराय की नज़र लड़कों पर पड़ी, उन्होंने झट से पहचान लिया। ये तो वही बच्चे थे जिन्हें उन्होंने कुछ दिन पहले अम्यूजमेंट पार्क में देखा था। ये बच्चे तो वही हैं। वो हड़बड़ाकर मुड़ी और अपने पति को आवाज़ दी, जो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर जमे हुए थे। अर्जुन के पिता श्री राघव ओबराय भी लड़कों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और फिर अपनी नजरें उन नन्हे बच्चों पर टिका दी। मुझे पता था, मेरा दिल कह रहा था कि ओबराय खानदान के ही चिराग है। अर्जुन, ये तो बिल्कुल तेरी परछाई लग रहे हैं। उन्होंने बड़े गर्व से पूछा। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि वे इन दादा दादी से पहले मिल चुके हैं। अब उन्हें समझ आया कि यह बुजुर्ग कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने दादा दादी हैं। श्रीमती करुणा ओबराय ने तो आओ देखा ना ताओ, झट से दोनों लड़कों को गले लगा लिया। उन्होंने उन्हें बाहों में भरा और खूब लाड़ प्यार किया। बच्चों के बाल देखकर वो मुस्कुरा उठी, बिल्कुल अर्जुन जैसे। अब उनके पास पोते थे, और वो भी एक साथ दो दो। उन्होंने बच्चों को खूब चूमा और फिर राघव ओबराय ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और साल से डाइनिंग रूम की तरफ ले गए। अर्जुन ओबराय वहां खड़ा अपना वही सड़ा हुआ सा चेहरा बनाए सबको देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। उसके मम्मी पापा ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कोई अजनबी हो। सारा ध्यान सिर्फ बच्चों पर था। जब किसी ने उसे अंदर नहीं बुलाया, तो वो खुद ही पीछे पीछे डाइनिंग रूम में चला गया। माँ का नज़ारा देखकर वो हैरान था। उसकी माँ ने तो लड़कों को मेज पर जमा ही दिया था और उनके आगे बढ़िया बढ़िया पकवान परोस रही थी। दलिया, ताजी सब्जियां, मीट और मछली, सब कुछ उनके सामने था। खाओ मेरे शेर बच्चों, तुम्हें बड़ा होने के लिए तगड़ी डाइट चाहिए, करुणा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी जूलिया ओबराय की भी एंट्री हुई। उसने बाहर अपने बड़े भाई की कार खड़ी देखी थी, तो उसे पता था कि भाई पहले ही पहुंच चुका है। वो सीधा वहां पहुंचा जहां सब जमा थे। लब और कुछ को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओए मेरे क्यूट बच्चों, जूलिया ने बाहें फैलाकर शोर मचाया। नमस्ते अंकल, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जूलिया को तो लगा जैसे वो आसमान पर पहुंच गया हो। अब वो ऑफिशियली अंकल बन गया था। उसने अपनी गर्दन दोनों की कुर्सियों के बीच घुसाई और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, लब और कुश, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, दोनों ने बारी बारी से जवाब दिया। तब जाकर दादा दादी को पता चला कि इनके नाम लब और कुश हैं। जूलिया ने सिर खुजलाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ कि लब कौन सा है और कुश कौन सा है? मैं लब हूँ, बाई तरफ बाले ने बोला, और मैं कुश हूँ, दाई तरफ बाले ने जवाब दिया। जूलिया ने रट्टा मारने की कोशिश की, ठीक है लब इधर और कुश उधर, पर उसे पता था कि 2 मिनट बाद वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। उसने पूछा, यार मैं तुम दोनों को बाहर कैसे पहचानूंगा? उसने बड़े गर्व से बोला, यह टैलेंट तो सिर्फ हमारी मम्मी के पास है, आप उन्हीं से पूछ लेना। उसने अपनी मम्मी अनिका शर्मा की तारीफों के पुल बांध दिए। जूलिया ने अपने भाई की तरफ देखा और एक आइडिया दिया, चलो एक काम करते हैं, अब से लब मेरे जैसा हेयर स्टाइल रखेगा और कुछ अपने डैडी जैसा, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी।
अर्जुन ओबराय दहाड़ा। बिल्कुल नहीं जूलिया, बस बहुत हुआ। उन्हें शांति से नाश्ता करने दे। जूलिया चुपचाप उनकी बगल में बैठकर खाने लगा, पर उसे रहा नहीं गया। वो खाते खाते बोला, सुन भाई अर्जुन, ये बच्चे मुझे दे दे। मुझे इनका डैडी बनने दे और तू अंकल बन जा। उसे लगा था कि अब मम्मी पापा से डांट पड़ेगी। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो पहले दिन से ही हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा है। तू सिर्फ अंकल ही रहेगा? क्या मुझे डॉक्टर जहीर को फोन करके तेरा दिमाग चेक करवाना पड़ेगा? जूलिया ने झट से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं एकदम फिट हूँ। उनके माता पिता ये सब देख रहे थे और पूरे टाइम मुस्कुरा रहे थे। उनके दो बेटे थे, पर अब परिवार में चार मर्द हो गए थे। नाश्ता खत्म हुआ तो राघव ओबराय ने अपने सबसे पुराने नौकर को बुलाया और कहा कि बच्चों को पूरा ओबराय विला घुमाकर लाओ। जब बच्चे चले गए तो राघव जी ने पूछा, अर्जुन तूने यह कमाल कैसे किया? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत और संस्कारी दिखने वाला अर्जुन सीधे दो दो बेटों का बाप बन जाएगा। जूलिया ने भाई को मौका दिए बिना ही जवाब दे दिया, अरे डैडी, 4 साल पहले भाई का एक अजनबी औरत के साथ एक्सीडेंटल चक्कर चला था और ये बच्चे उसी का नतीजा है। और मजे की बात सुनिए, वो औरत हमारी नई सीनियर डिजाइनर अनीका शर्मा ही है। वो बहुत टैलेंटेड है और काफी खूबसूरत भी। जूलिया भी अनीका के गुणगान कर ही रहा था कि अर्जुन ने उसे चुप होने का इशारा किया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, सवाल डैडी ने मुझसे पूछा था, तू बिन बुलाए बाराती की तरह बीच में क्यों कूद रहा है? श्रीमती करुणा ने पूछा, बेटा वो बच्चों की माँ किस खानदान से है? कोई बड़े घर की है या फिर किसी आम आदमी की बेटी? अर्जुन ने बताया, वो शर्मा परिवार से है। उसने यह भी बताया कि वो उनसे एक रेस्टोरेंट में मिला और पूरी तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया है। राघव ओबराय ने अर्जुन से कहा कि शाम को काम खत्म करके सीधा यहीं आना और बहुत सारी बातें करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे फिलहाल यहीं विला में ही रहेंगे। अर्जुन मान गया और ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह की मीटिंग निपटाकर अर्जुन अभी अपने केबिन में बैठा ही था कि तभी अनीका शर्मा किसी तूफान की तरह अंदर घुसी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। अर्जुन ओबराय के माथे पर गहरी सिकन उभर आई जब उसकी नजर दरवाजे से अंदर आती अनीका शर्मा पर पड़ी। उसकी अनुमति के बिना उसके निजी कक्ष में यूं जबरदस्ती घुस आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये दूसरी बार था जब उसने उसकी इजाजत लिए बिना उसके ऑफिस में धड़ाम से प्रवेश किया था। क्या गुस्ताखी है? उसकी निगाहें तुरंत उसके सुडौल शरीर पर जा टिकी। एक पल में ही उसने उसका आकलन कर लिया। उसका पेट सपाट, हिप्स सुगठित और वक्षस्थल संतुलित दिख रहे थे। कुछ ही क्षणों में पूरे देह का वह त्वरित मूल्यांकन खत्म हुआ और फिर उसकी आंखें शीतलता से उसे घूरने लगी। उसकी घूरन से अनीका लगभग स्तब्ध रह गई, पर वह उन हिमसी ठंडी आंखों या उनसे आने वाली ठंडक से भयभीत होने वाली नहीं थी। अर्जुन ओबराय, मैं तुम्हारी यह बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने सीधे उसकी डेस्क के सामने खड़े होकर उस पर जोर जोर से थपथपाते हुए अधिकार से मांगा। अर्जुन ने उसकी उंगली से लेकर उसके चेहरे तक देखा और उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। उसकी घूरन उस पर खंजर फेंक रही थी, लेकिन अनीका शर्मा ने डरने से मना कर दिया। अर्जुन ओबराय को उसे नजरअंदाज करते और अपने काम पर लौटते देखकर अनीका ने अपनी बात जारी रखी। तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीन नहीं सकते अर्जुन ओबराय। तुम्हें उस बच्चे पर दावा करने का कोई हक नहीं है जिसके अस्तित्व के बारे में तुम्हें कभी पता नहीं था। ना ही तुमने अपनी मर्दानगी को वहां डालने से पहले उसकी माँ की सहमति ली जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अनीका अपने शब्दों में पूरी तरह अटूट थी। विनम्रता किस काम की? उसने मेरा शोषण किया था, बल्कि उसने मेरा बलात्कार किया था और उसने उस अनुभव को अनिवार्य रूप से चखा था, भले ही वह उस पल को याद ना कर पाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम ओबराय ग्रुप के प्रेसिडेंट के सामने हो या तुम अर्जुन ओबराय से बात कर रही हो? अर्जुन ने अपना पेन नीचे रखते हुए और उसे घूरते हुए पूछा। शायद ये अच्छा है कि तुम मुझे याद दिलाओ, लेकिन जिस शख्स से मैं बात कर रही हूँ वह वही है जिसने मेरा बलात्कार किया और मुझे गर्भवती कर दिया और अब एक दिन अचानक आकर मेरे बच्चों को छीनना चाहता है। मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो अर्जुन ओबराय, और मैं दिखावा करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। वरना कोर्ट में मिलने से पहले और बाद में भी मैं तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करूंगी। मैं उन लड़कों लव और कुछ की अकेली मालकिन हूँ और मैं तुम्हें अपनी चीजें छीनने नहीं दूंगी। तुम एक प्रेसिडेंट हो और फिर भी तुमने एक महिला का फायदा उठाने में संकोच नहीं किया। क्या तुम आमतौर पर निर्दोष महिलाओं का
यौन शोषण करने के लिए होटलों में जाते हो और अनिका शर्मा अर्जुन ओबराय को कठोर शब्दों से थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अर्जुन गरज उठा। बस, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऐसी बातें कहने की? तुम खुद को क्या समझती हो? क्या मेरे पास बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की कमी है? क्या मैं तुम्हें ऐसा तुच्छ व्यक्ति दिखता हूँ जिसे तुम्हारे सारे रिश्तेदारों ने तुम्हें वासना शांत करने के लिए खरीदा था? तुम एक अकृतज्ञ महिला हो। मुझे कभी दखल नहीं देना चाहिए था और उन गुंडों को तुम्हारा शोषण करने देना चाहिए था, या तुम्हें अस्पताल के बिस्तर पर बेजान पड़े रहने देना चाहिए था। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगली बार जब तुम अपने दयनीय अस्तित्व को मेरे ऑफिस में लाओगी और मेरी अपमान करोगी, तो मैं तुम्हें हिरासत में ले लूंगा और तुम्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर हमारे बीच बच्चे नहीं होते, तो क्या तुम मेरे ऑफिस में आकर अपनी जुबान को बेलगाम करने की हिम्मत करती? अगर मुझे महिलाओं की इतनी बेकाबू जरूरत होती, तो क्या मैं तुम्हारे जैसी नशेड़ी बेवकूफ को चुनता, जिसने मुझे एक महिला के साथ होने का सुख भी नहीं दिया? यह आखिरी बार होगा जब तुम बिना किसी आधिकारिक कारण और बुलावे के मेरे ऑफिस में आओगे। उन बच्चों के बारे में फिर कभी मुझसे बात मत करना। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे वकील से बात करो। मैं तुम्हारे साथ आधिकारिक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं रखना चाहता। जहां तक उन बच्चों की बात है, अगर तुमने मुझे 1 इंच भी ज्यादा धकेला, जितना तुम पहले ही कर चुकी हो, तो मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि तुम उन लड़कों को अपनी उस दयनीय जिंदगी में फिर कभी नहीं देखोगी। अर्जुन ओबराय ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी को जोर से डेस्क पर दे मारा। अनिका शर्मा खुद को थोड़ा डरा हुआ महसूस करने से रोक नहीं पाई। वह खड़ी रही और अर्जुन ओबराय को घूरने लगी, जिसकी आंखें उसके लिए केवल तिरस्कार से भरी थीं। एक और शब्द कहे बिना अर्जुन ओबराय ने दरवाजे की ओर इशारा किया और एक यंत्रवत गति से अनिका शर्मा चुपचाप बाहर चली गई। उसने उसे जाते देखा और आंखें झपकाईं। वह उसे पूरी सच्चाई बता सकता था कि सब कुछ कैसे हुआ था, लेकिन वह उसे मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण वह यह अपमानजनक रवैया अपना रहा था। अनिका शर्मा अपने ऑफिस लौटी और हताशा में सिर झुका लिया। वह सिसकती रही और अत्यधिक कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? पहले कम उम्र में माँ को खोना, फिर पिता और सौतेली माँ के साथ रहना। पिता की मृत्यु के बाद उसे लगा था कि सौतेली माँ ने उसे हमेशा प्यार किया है, जब तक कि पिता की वसीयत नहीं पड़ी गई। फिर एक सुनियोजित विवाह हुआ। उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसके लिए उसके मन में कभी कोई भावना नहीं थी, सिर्फ सौतेली माँ को खुश करने के लिए, जिसने कहा था कि वह उसके लिए केवल खुशी चाहती है। उसका तथाकथित पति उसकी बहन के साथ नाजायज संबंध बना रहा था और फिर उन दोनों ने मिलकर साजिश रची। वह गर्भवती हो गई, पर उसमें बच्चों को जन्म देने की हिम्मत थी। अब जब उसे लगा कि सब कुछ पटरी पर आने वाला है, तो एक आदमी अचानक आया और उसके बच्चों को छीन ले गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह खाली थी। अब वह आगे क्या करेगी? अर्जुन ओबराय उसका बॉस है। वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसके पास कोर्ट में उससे मुकाबला करने के लिए ना तो संसाधन है और ना ही वह इतनी समृद्ध है कि उन्हें उससे दूर ले जा सके। अनिका शर्मा अपने अकेलेपन की दुनिया में डूबी हुई थी और उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसे अर्जुन ओबराय के ऑफिस में एक डिजाइन प्लान जमा करना था। अर्जुन ओबराय ने सेक्रेटरी को फोन किया और मुख्य डिजाइनर को प्लान के साथ तुरंत अपने ऑफिस में बुलाने के लिए कहा। अनिका शर्मा की आधिकारिक लाइन पर घंटी बजी। उसने संक्षेप में नजर डाली और देखा कि यह प्रेसिडेंट के निजी सेक्रेटरी का फोन था। उसने जवाब दिया और जैसे ही सुना कि उसे तुरंत प्रेसिडेंट को अपना प्लान जमा करना है, उसने अपने आंसू पोंछे और ठीक है कहा। उसने पूरे दिन सिसकने और विचारों में खोए रहने के अलावा और कुछ नहीं किया था, लेकिन वह उस समय ये कह नहीं सकती थी। उसे अर्जुन ओबराय के सामने जाकर प्लान पूरा करने के लिए और समय मांगना होगा। वह उठी और रेस्ट रूम गई। उसने अपना चेहरा धोया और थोड़ा सा मेकअप लगाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। पहली नजर में कोई भी जान जाता कि वह रो रही थी। वह अपनी लाल आंखों को छिपा नहीं सकती थी, पर वह अर्जुन से आंखें मिलाने से बचने की पूरी कोशिश करेगी। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और अर्जुन ओबराय का सामना अपने बॉस के रूप में करने का फैसला किया। बच्चों के मुद्दे को वह फिलहाल स्वीकार करना सीखेगी। जैसे ही उसने आधा तैयार किया हुआ प्लान लिया और प्रेसिडेंट ओबराय के ऑफिस की ओर बढ़ी, उसी क्षण
जूलिया ओबराय ऑफिस में कदम रख रहा था। जब अनीका शर्मा अंदर गई तो अर्जुन ओबराय ऑफिस में नहीं था। वह केवल सोफे पर बैठे जूलिया ओबराय से मिली। उसने उसे बैठने का इशारा किया और वह उसकी बगल में बैठ गई। क्या मेरे भाई ने धमकाया? देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल और सूजी हुई हैं। जूलिया ने उसे देखने के लिए झुकते हुए पूछा। अनीका शर्मा ने गहरी आह भरी और उसके आंसू फिर से बह निकले। उसने सिसकी ली और जूलिया ने तुरंत अपना रुमाल निकाला, उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अर्जुन ओबराय ने लॉन्च का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह झुंझलाहट से भर उठा जब उसने देखा कि अनीका ने अपना चेहरा जूलिया की छाती में दबा रखा है। वह सिसक रही थी और जूलिया उसे सांत्वना दे रहा था। इस दृश्य ने उसे क्रोधित कर दिया। अनीका शर्मा उसकी महिला है, उसके बच्चों की माँ है। जूलिया ओबराय उसका छोटा भाई है। उनके बीच नज़दीकी की एक सीमा होनी चाहिए। और इसके अलावा यह उसका ऑफिस था, जूलिया का नहीं। अपने चेहरे पर भावहीनता और एक तीव्र ठंडक भरी आभा के साथ उसने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? अनीका शर्मा ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया। उसने जूलिया ओबराय से रुमाल लिया और अपना चेहरा पोंछ लिया। अर्जुन ओबराय ने उसे देखा और उसकी सूजी हुई लाल आंखें देखी। क्या वह उन बच्चों के मुद्दे पर रो रही थी जिन्हें उसने उससे छीना था? लेकिन यह उसके भाई के साथ अनावश्यक रूप से करीब होने का कोई बहाना नहीं है। ये फिर से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर पर तुम अनीका शर्मा। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो और एक संयमित महिला की तरह व्यवहार करो। अर्जुन ने केवल उसी पर अपनी आंखें टिकाते हुए चेतावनी दी। अनीका शर्मा एक घायल शेरनी की तरह थी। वह अभी तक उसके साथ हुई घटना से पूरी तरह से उभरी नहीं थी और फिर भी वह उसे बता रहा था कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्या मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत है कि मुझे किसके साथ करीबी बनानी है? अगर मैं जूलिया के साथ हाथ पार करने का फैसला करती हूँ तो तुम्हें क्या लेना देना है? अनीका ने उस पर पलट कर चिल्लाया। ये क्या बकवास है? क्या वह उसे नियंत्रित करने वाला है या उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने से रोकेगा? मुझे तुरंत प्लान चाहिए, अर्जुन ओबराय ने ठोस लहजे में घोषित किया, डेस्क के पीछे अपनी सीट लेते हुए और बस उसे और उसकी तर्कहीन बातों को नज़रअंदाज करते हुए। मैंने पूरा नहीं किया है। मुझे कुछ घंटों में ख़त्म करने की उम्मीद है, लेकिन आप ड्राफ्ट देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना संतोषजनक होने वाला है। अनीका ने जवाब दिया। उसने खुद को पूरी तरह संभाला था और ऐसे बात कर रही थी कि जैसे कुछ मिनट पहले उसके और अर्जुन के बीच कोई टकराव नहीं हुआ हो। उसने ड्राफ्ट उसके सामने रखा और उसे देखने के लिए कुछ जगहों की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही वह अर्जुन ओबराय के थोड़ा करीब आई, उसे उसके शरीर की भीनी खुशबू आई। यह गार्डनिया की थी। बस यही सब उसे उस रात से याद था। जूलिया भी पास आया और उसने उन दोनों को कुछ चीज़ें समझाना शुरू कर दिया। उसने अभी तक प्लान पूरा नहीं किया था, लेकिन पहले ही उन्हें एक खाका दिखाया कि उन्हें उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्दी ही प्लान देखने को मिलेगा, मिस अनिका। तब मैं पूरी तरह से आत्मसात कर सकता हूँ और तुम्हारी क्षमता को मंजूरी दे सकता हूँ, अर्जुन ओबराय ने घोषित किया। उससे दूध और शहद की खुशबू आ रही थी और उसे उसकी खुशबू पसंद आई। उसने खुद को सीधा किया और कहा कि जब वह प्लान पूरा कर लेगी तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके साथ ही वह अपने ऑफिस लौटने के लिए माफ़ी मांगकर जाने वाली थी। अनीका, मैं तुम्हें लंच के लिए बाहर ले जा रहा हूँ, जूलिया ने उसे सूचित किया। अनीका मुस्कुराई। वह अर्जुन ओबराय को असहज महसूस कराना चाहती थी और जवाब में कहा कि वह शहर से इंतजार करेगी। अर्जुन ओबराय का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। वह पहले ही ईर्ष्या से भरा हुआ था, लेकिन उसने अनीका को बाहर जाने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सीमा पार मत करना जूलिया। अनीका के साथ तुम्हारे रिश्ते में एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। वह मेरी महिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस तथ्य का सम्मान करो, अर्जुन ओबराय ने सख्त चेतावनी दी। जूलिया ओबराय मुस्कुराया। अगर अनीका उसके भाई की महिला नहीं होती तो उसने उसकी और कुछ बढ़ावे किए होते, लेकिन जब उसे पता चला कि वह कौन है तो उसने ऐसा नहीं किया। तो तुम्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। अगर तुम उसका दिल जीतने के लिए कुछ नहीं करते तो मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं उसे दूर नहीं ले जाऊंगा, जूलिया ने छेड़ते हुए कहा। वह जानबूझकर अपने भाई को उकसा रहा था। वह निश्चित रूप से अपने भाई से संबंधित महिला के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उसे चिंता थी कि उसका भाई खुद को एक नपुंसक में बदल रहा था। वह खड़ा हुआ
और एक विजयी मुस्कान महसूस करते हुए अर्जुन ओबराय के ऑफिस से चला गया। उसने उसे अपने आखिरी शब्दों से नाराज कर दिया था और उसे उसकी नज़रों से दूर जाने की ज़रूरत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूलिया? अर्जुन ओबराय ने आक्रामक रूप से धमकी दी। उसे अपनी असंख्य महिलाओं और यौन कारनामों पर जूलिया से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वह अपनी सीमा पार करता है और उसके बच्चे की मां से उलझता है तो वह उसे एक कड़ा सबक सिखाएगा। लंच के समय जूलिया अनीका के ऑफिस गया और उसे बुलाया। उसने जल्दी से अपनी डेस्क साफ की और उसके साथ उसकी कार में जाने के लिए लिफ्ट ली। अर्जुन ओबराय अपनी ऊंची ऑफिस से खड़ा हुआ और उसने जूलिया को अपनी कार में और अनीका को उसमें शामिल होते देखा। वे जल्दी ही तेजी से चले गए और उसे अपने अंदर एक तरह की अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे अनीका के साथ होना चाहिए, जूलिया को नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चों की माँ अपने भाई के लिए कोई भावना विकसित करे। अगर वह ऐसा करती है तो उन्हें अलग करना मुश्किल होगा। वह जूलिया के साथ नहीं रह सकती। केवल वही उसे पाने वाला है और कोई नहीं। क्या अनीका शर्मा उस 4 साल पुरानी घटना के बाद किसी और आदमी के साथ करीब रही है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसे पता नहीं चला होगा? जब वह डिजाइन प्लान करके उसके पास लाएगी तो वह निश्चित रूप से उससे यह सवाल पूछेगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उसके सामने सच उगल दे। वे एक लोकप्रिय रेस्तरां पहुंचे। वहां काम करने वाले लोगों ने अंदर कदम रखते ही जूलिया को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि इस बार वह एक अलग महिला के साथ आया था जिसे उन्होंने पहले कभी उसके साथ नहीं देखा था। उन्होंने उसे निजी कमरे में निर्देशित किया जो उसने हमेशा अपने लिए आरक्षित रखा था। जब भी वह वहां रुकता था, एक वेटर आया और उन्होंने अपने ऑर्डर दिए। अनीका ने नूडल्स और जूलिया ने कवर्ड राइस लिए। उन्होंने अपना लंच खाया और जल्दी जाने के लिए तैयार थे। अनीका ने रेस्ट रूम जाने के लिए माफ़ी मांगी और जब वह लौटी तो जूलिया ने कहा कि वे जा सकते हैं। अपनी कार में जूलिया ने चुपचाप बैठी अनीका की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोच रही हो? उसने उसकी सूजी हुई आंखें पहले देखी थी और जानता था कि उसके भाई द्वारा बच्चों को छीन लेने से उसे दुख हुआ है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है जूलिया, मैं अपने बच्चों को कितना याद कर रही हूँ। अनीका ने दर्द से शिकायत की। अनीका की आंखें फिर से भर आईं। उसने तुरंत अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जूलिया उसे बार बार रोते हुए देखे। उसका दिल बस एक ही रट लगाए बैठा था, लव और खुश। उसे बस अपने बच्चों से मिलना था। जूलिया, मैं 3 साल से ज्यादा उनके साथ साई की तरह रही हूँ। सच कहूँ तो अब उनके बिना रहने की आदत ही नहीं है मुझे। पर तुम्हारे भाई ने उन्हें मुझसे ऐसे छीन लिया जैसे कोई खिलौना हो और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अनीका ने भर्राई आवाज में अपना दुखड़ा सुनाया। जूलिया उसे सिसकते हुए सुन रहा था और उसे साफ दिख रहा था कि अनीका अंदर से टूट चुकी है। यह वो हंसती खेलती अनीका बिल्कुल नहीं थी जिसे वो पहले से जानता था। उसने बड़े भाई की तरह समझाते हुए कहा, देख अनीका, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है, पर कल तूने जो किया ना, वो बहुत ज्यादा था। अर्जुन के मुंह पर आज तक किसी ने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की और तूने उसे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। तुझे सबसे पहले उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जब तुझे लगे कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया है, तभी बच्चों के बारे में बात छेड़ना और ये भी समझने की कोशिश करना कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं उससे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। क्या तुझे अंदाजा भी है कि 4 साल पहले उसने मेरे साथ जो किया, उसकी कितनी भारी कीमत मैंने चुकाई है? अनीका का पारा फिर से चढ़ गया। जूलिया ने शांत रहकर जवाब दिया, अनीका, कम से कम अर्जुन को अपनी सफाई तो देने दे कि उस रात असल में हुआ क्या था। भले ही तुझे कुछ याद ना हो, देख वो मेरा भाई है और मैं उसे दुनिया में सबसे बेहतर जानता हूँ। उसे औरतों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत है। उसकी 2 साल से अदिति सिंगल से सगाई हो रखी है, पर मजाल है जो उसने कभी उसका हाथ भी पकड़ा हो। किस करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुझे अपने बच्चे चाहिए तो तुझे उससे सुलह करनी ही पड़ेगी और उसे खुश रखना होगा, वरना वो तुझे बच्चों की परछाई तक नहीं छूने देगा। मेरी मान, तू उसके थोड़ा करीब जाने की कोशिश कर। इतना कहकर जूलिया ने कार स्टार्ट कर दी। ऑफिस लौटने तक पूरे रास्ते सन्नाटा छाया रहा। अनीका ने एक लंबी ठंडी सांस ली। अगर बच्चों की खातिर उसे अपनी अकड़ छोड़कर अर्जुन को मक्खन भी लगाना पड़े तो वो अब इसके लिए भी तैयार थी। उधर रिया शर्मा अपनी माँ मोहिनी से मिलने पहुंची थी। काफी टाइम हो गया था जब वे दोनों सुकून से लंच पर बाहर निकली हों।
मोहिनी अपनी बेटी को बड़े गौर से देख रही थी। रिया के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। वो बहुत बुझी बुझी और परेशान लग रही थी। उतनी तो वो तब भी नहीं टूटी थी जब उसका मिसकैरेज हुआ था। मोहिनी ने टेबल के नीचे से रिया का हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया। वो खुद तो डम्पलिंग्स खा रही थी, पर रिया ने विमल से पैनकेक मंगवाए थे। रिया ने एक फीकी सी मुस्कान दी। वो अपनी माँ की लाडली थी। इकलौती बेटी होने के नाते उसे दुनिया की हर सुख सुविधा मिली थी। पर ये अनिका शर्मा हमेशा से उनकी जिंदगी में कांटे की तरह चुभती रही थी, जब तक कि उन्होंने उसे दूध में से मक्खी की तरह नहीं निकाल फेंका था। मोहिनी की चिंता जायज थी। रिया का मां न बन पाना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने आज उसे सरोगेसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उन्होंने सोचा था कि अगर रिया खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो किसी और औरत की कोख किराए पर ले लेंगे, जो उनके वारिस को जन्म देगी। खाना खत्म करने के बाद रिया ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और अपने बाल कान के पीछे किए। मेरी बच्ची, तुझे क्या बात खाई जा रही है? अपनी मम्मी से कह, मैं सब ठीक कर दूंगी। मोहिनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मम्मी, मेरी शादी टूटने के कगार पर है और इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विवान मेरे हाथ से निकल रहा है मम्मी, रिया ने तड़प कर कहा। मोहिनी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि रिया क्या कह रही है। विवान की इतनी हिम्मत कि वो रिया को धोखा दे। आखिर वो किसका पति है? अगर उसने उनकी बेटी को रुलाया तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। क्या विवान का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है? मोहिनी की आवाज में गुस्सा साफ था। हाँ मम्मी, वो मुझे धोखा दे रहा है। और जानते हो वो किसके साथ? कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि वो जिसकी आप सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बेइज्जती है ये, रिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। साफ साफ बता रिया, क्या बात है? विवान की तो मैं सामत ले आऊंगी। मोहिनी ने मेज पर मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाई। विवान वो अनीका शर्मा के साथ सो रहा है मम्मी, सोच सकती हो आप? रिया पागलों की तरह चिल्लाई। अभी अनीका ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने जूलिया को थैंक्स बोला और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। उसे आज हर हाल में अपना डिजाइन प्लान खत्म करके जमा करना था। वो काम में डूबी ही थी कि अचानक अर्जुन ओबराय उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। अनीका ने सिर उठाकर उसे देखा। उसका मन तो किया कि फिर से उस पर बरसे, पर जूलिया की सलाह याद आते ही उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। क्या आपको कुछ चाहिए, प्रेसिडेंट ओबराय? अनीका ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पूछा। उसके चेहरे पर अब गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले चुपचाप खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनीका उसे देखकर इतनी शांत रहेगी। उसने बिना कुछ बोले बस एकटक उसे घूरना शुरू कर दिया। मैं बस प्लान खत्म ही करने वाली हूँ। थोड़ी देर में आपके केबिन में पहुंचा दूंगी, अनीका ने बड़े प्यार से कहा। मैं यहाँ प्लान लेने नहीं आया अनीका, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अर्जुन ने बड़ी गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। अनीका शर्मा ने झटके से अपना सिर उठाया और अर्जुन को फटी आंखों से घूरने लगी। उसके दिल के अंदर भावनाओं का एक भयानक तूफान सा उठा। एक तरफ तो उसे यह जानकर थोड़ा सुकून मिला कि उसने उसे अपने केबिन में बुलाकर बेइज्जत करने के बजाय खुद यहाँ आकर शांति से बात की है। पर दूसरी तरफ जैसी उसे वो पुरानी जिल्लत और अपने कलेजे के टुकड़ों, लव और कुश को छीनने वाली बात याद आई, उसका मन किया कि वो अर्जुन के मुंह पर थूक दे। दोनों काफी देर तक बुत बने एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अनीका ने ही हार मानकर अपनी नजरें झुका लीं। अर्जुन ओबराय ने उसके ऑफिस का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मुख्य डिजाइनर के लिए यह जगह ठीक ठाक है। अचानक उसकी नज़र अनीका की डेस्क पर रखी बच्चों के साथ उसकी एक फोटो पर पड़ी। उसने उस तस्वीर को बड़े गौर से देखा और मन ही मन तय कर लिया कि वो भी अपने केबिन में लड़कों की फोटो अपनी तस्वीर के बगल में लगवाएगा। अनीका ने देखा कि वो फोटो को घूर रहा है तो उसने एक ठंडी आह भरी। आपने कहा कि आप मेरे लिए आए हैं, प्रेसिडेंट ओबराय, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अनीका ने बहुत ही रूखेपन से पूछा। वो बस ये चाहती थी कि आदमी जो भी बकवास करने आया है जल्दी खत्म करे और यहाँ से दफा हो जाए। अर्जुन का आसपास होना उसे जरा भी रास नहीं आ रहा था। आखिर ये वही आदमी तो था जिसने बरसों पहले उसकी जिंदगी का तमाशा बनाया था। उसे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही थी जिससे वो अर्जुन के साथ सहज महसूस कर सके। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। उसका एक हाथ पैंट की जेब में था और दूसरा अपनी टाई ठीक कर रहा था, जैसे वो कोई बहुत जरूरी मीटिंग में हो। अनीका, मैं कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूँ। पहली है कि तुम जूलिया से दूर रहो।
वो मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चों के चाचा के साथ कोई खिचड़ी पकाओ। दूसरी बात, चूंकि तुम मेरे बच्चों की माँ हो तो तुम अब मेरी औरत हो। तुम्हें किसी और मर्द के साथ रहने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीनी होगी। फिलहाल मेरे यही दो हुक्म है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सम्मान करोगी, सिर्फ अपने बॉस के तौर पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के तौर पर। अर्जुन ने बड़े भारी और ठंडे लहजे में अपनी बात खत्म की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस अनीका के खूबसूरत चेहरे को ताक रहा था। उसे एहसास हुआ कि औरत वाकई बहुत सुंदर है। अदिति सिंघल तो इसके आगे कहीं टिकती भी नहीं। अनीका ने एक जोरदार सांस ली और बेबसी में अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपनी कनपटी को सहलाया जैसे उसका सिर फटा जा रहा हो। इस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो बिन ब्याही माँ बनी और 3 साल तक अकेले उन बच्चों को पाला, और अब ये आदमी अचानक टपक पड़ा, बच्चों को छीन लिया और अब उस पर अपनी मर्जी थोप रहा है कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्या वो इसकी गुलाम है? क्या उसकी ज़िंदगी अब इसकी जागीर हो गई है? भले ही उसका फ़िलहाल किसी मर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर यह उसे सीधे मना कर रहा है कि वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। क्या इस आदमी का ज़मीर मर चुका है? तुम्हारी इस खामोशी को मैं तुम्हारी हाँ समझूं? अर्जुन ने उसकी चुप्पी देखकर पूछा। और अगर मैं तुम्हारी एक भी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे? अनीका ने पलटकर पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अकेला करके इस आदमी को क्या सुख मिलेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी में उन बच्चों की शक्ल देखने का सपना भूल जाओ, अर्जुन ने बड़े ही साफ शब्दों में ऐलान कर दिया। यह सुनते ही अनीका की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा था। अगले ही पल उसके आंसू बहने लगे और वो एकदम बेबस दिखने लगी। वो तेजी से उठी और ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। वो वापस मुड़ी और पागलों की तरह अर्जुन को धक्का दिया, पर अर्जुन को अंदाजा था कि वो ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मार डालो मुझे अर्जुन, अभी मार डालो और ये किस्सा ही खत्म करो। फिर डंके की चोट पर बच्चों पर अपना हक जमाना और उन्हें बता देना कि तुमने उनकी माँ का कत्ल कर दिया है। फिर तुम्हें किसी के साथ बच्चों को बांटने का झंझट ही नहीं रहेगा। आखिर मैं जी किसके लिए रही हूँ? मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या है? जब उन बच्चों ने जन्म लिया था तब मुझे जीने की एक वजह मिली थी। वो मेरा इकलौता परिवार था, मेरी रूह है। तुमने न सिर्फ उन्हें मुझसे छीन लिया बल्कि मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम अमीर हो सकते हो अर्जुन, पर तुम मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हो। तुमने मेरी दुनिया का सूरज छीन लिया और अब तुम मुझे जीना सिखा रहे हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे अपनी जायदाद समझ रहे हो। बस बहुत हुआ अर्जुन, मुझे ख़त्म कर दो। मैं भी अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। अनीका अर्जुन का सूट पकड़कर उसे झकझोर रही थी और बेतहासा रो रही थी। वो पंजों के बल खड़ी होकर उसका कॉलर खींच रही थी, फिर भी मुश्किल से उसके गले तक पहुंच पा रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। उसके बाल बिखर गए थे, पसीने से तरबतर थी और रोने की वजह से उसका मेकअप खराब होकर उसकी नाक लाल हो चुकी थी। उसकी रूह जैसे चिल्ला रही थी। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने अर्जुन का कॉलर छोड़ दिया और वहीं फर्श पर ढेर हो गई। वो बस जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे अपने मम्मी पापा की याद सताने लगी। उसकी माँ उसे जल्दी छोड़ गई थी और शायद वो जिंदा होती तो उसके मम्मी पापा की शादी हो जाती। उसे अवैध होने का ताना नहीं सुनना पड़ता। मोहिनी और रिया जैसी औरतें उसकी जिंदगी नर्क नहीं बनाती। विवान जैसा धोखेबाज पति और वो 4 साल पुरानी काली रात उसकी तकदीर में नहीं होती। और ये अर्जुन ओबराय कभी उसकी जिंदगी में आकर उसे इतना दुख नहीं देता। उसे लग रहा था कि उसकी हर मुसीबत की जड़ मौत ही है। मौत ने उसकी माँ को छीना, फिर उसके पिता को भी ले गई और अब उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। एक मासूम लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ धोखे और दुख ही देखे थे। अर्जुन ओबराय एकदम सन्न रह गया। उसने ऐसा क्या बोल दिया था कि अनीका इस कदर टूट गई? उसका इरादा उसे डराना या बांध कर रखना नहीं था। वो तो बस ये चाहता था कि अनीका को एहसास हो कि अगर वो अर्जुन को अपना ले तो वो उसकी और बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उसने बच्चों की धमकी सिर्फ इसलिए ही दी थी क्योंकि वो जानता था कि अनीका की कमजोरी लव और खुशी है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि अनीका अपनी जान देने की बात करने लगेगी।
वो झुककर उसे उठाना चाहता था। उसका मन पसीज गया था। पर तभी अनीका ने जहर में बुझे हुए शब्दों में कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन ओबराय। अपनी रूह की गहराई से तुमसे घृणा करती हूँ। मुझे तुमसे उस मौत से भी ज्यादा चिढ़ है जिसने मेरे माँ बाप को छीन लिया। तुम एक शैतान हो और तुम्हारा अंत कभी अच्छा नहीं होगा। अर्जुन के कदम वहीं जम गए। उसे समझ में नहीं आया कि उसे इतनी नफरत क्यों मिल रही है। 4 साल पहले उस रात उसका इरादा बलात्कार करने का बिल्कुल नहीं था। उसने तो बस उसे उन गुंडों से बचाया था। अनीका को नशीली दवा दी गई थी और उस हालत में उसने खुद अर्जुन को करीब आने पर मजबूर किया था। पर यहाँ तो अनीका उसे बददुआएं दे रही थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। अर्जुन बिना कुछ बोले मुड़ा और उसके केबिन से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सही वक्त आने पर वो उसे उस रात का पूरा सच बता देगा। अर्जुन के जाते ही अनीका धीरे धीरे शांत हुई। उसने अपने आंसू पोंछे पर अभी भी फर्श पर ही बैठी रही। अचानक उसे खुद पर ही शर्म आने लगी। मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? क्या मैं वही औरत हूँ जिसने विदेश से लौटकर खुद को शेरनी बताया था? क्या मेरी हिम्मत बस इतनी ही है? उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा। वो उठी, अपनी धूल झाड़ी और डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसने फैसला किया कि वो अपना प्लान पूरा करेगी और अर्जुन को ऐसा काम करके दिखाएगी कि वो देखता रह जाए। उधर मोहिनी अपनी बेटी रिया के सामने अनीका को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मम्मी, आपको अंदाजा नहीं है कि उस लड़की के वापस आने से मेरा दिल कितना टूटा है। काश वो मर जाती तो मुझे सुकून मिलता। विवान मुझसे बहुत प्यार करता था, पर जब से यह नाजायज औलाद फिर से सामने आई है, विवान बदल गया है। वो सोते जागते बस उसी का नाम लेता है। अब उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही क्योंकि बाहर उसे अनीका जो मिल गई है। रिया ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए शिकायत की। बस अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मोहिनी दहाड़ी। अनीका ने उसी हाथ को काटा था जिसने उसे खिलाया पिलाया था। मोहिनी ने तय कर लिया कि अब अनीका का कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि वो विवान से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पर पहले उन्हें उस काम पर बात करनी थी जिसके लिए उन्होंने रिया को बुलाया था। अनीका का पत्ता हम बाद में काटेंगे रिया। मैंने तुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि अब तुझे बच्चा कैसे करना है। मोहिनी ने गंभीर होकर कहा। रिया ने एक ठंडी सांस ली। वो खुद माँ बनना चाहती थी, पर विवान अब इस बारे में बात तक नहीं करता था। मम्मी, आपके पास कोई रास्ता है क्या? मैं कह रही हूँ कि तू सरोगेसी का सहारा ले। हम कोई ऐसी औरत ढूंढेंगे जो तुझे बच्चा पैदा करके देगी। हम उसे पैसे देंगे और चलता करेंगे। बच्चा तेरा और विवान का होगा। मोहिनी ने आइडिया दिया। रिया की आंखों में चमक आ गई। मम्मी, ये तो कमाल का आइडिया है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मोहिनी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो कोई सीधी सादी औरत ढूंढ लेगी जो बाद में कोई ड्रामा ना करे। रिया खुशी खुशी घर लौट आई। उसने विवान के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और इंतजार करने लगी कि कब विवान आए और वो उसे यह खुशखबरी सुनाए। इधर ऑफिस में अनीका ने अपना प्लान खत्म किया और 2 बार चेक किया ताकि कोई गलती ना रह जाए। उसने एक चिट्ठी लिखी और उसे फाइल के साथ नत्थी कर दिया। जब ऑफिस बंद होने में 1 घंटा बचा था, उसने अपनी मेज साफ की और सारा सामान समेट लिया। उसे पता था कि जब वो कल वापस आएगी तो वो यहाँ काम करने नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा चुकी होगी। ओबराय ग्रुप के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। वो फाइल लेकर अर्जुन के केबिन में गई। नॉक किया तो अंदर से भारी आवाज आई। अंदर आ जाओ। अनीका ने फाइल अर्जुन के सामने रखी और बहुत ही शांत होकर बोली, यह रहा मेरा प्लान, प्रेसिडेंट ओबराय। अगर इसमें कुछ बदलाव चाहिए हो तो आप देख लीजिए। तुम जा सकती हो, मैं देख लूंगा, अर्जुन ने बिना सिर उठाए कहा। पर अनीका वहीं खड़ी रही। बेहतर होगा कि आप इसे अभी देख लें क्योंकि बाद में मैं आपको सुधार के लिए यहाँ नहीं मिलूंगी। अर्जुन ने सिर उठाकर उसे घूरा। उसे लगा कि यह लड़की उसे हुक्म दे रही है। मैंने कहा ना तुम जा सकती हो, उसने कड़क कर कहा। अनीका ने बस हल्का सा सिर झुकाया और बाहर निकल गई। उसने अपना सामान एक बड़े थैले में डाला और जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ वो ऑफिस से निकल गई। कुछ घंटों बाद जब अर्जुन भी ऑफिस से निकलने वाला था, उसने सोचा कि जाते जाते अनीका का प्लान देख ले। जैसे उसने फाइल का पहला पन्ना पलटा, उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। उसने झुंझलाकर वो कागज उठाया और जैसे जैसे वो उसे पढ़ता गया उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से ठंडी पड़ने लगीं। अर्जुन ओबराय के तो होश ही उड़ गए।
रेजिग्नेशन लेटर। अनिका ने नौकरी छोड़ दी। भाई किस बेस पर? क्या सिर्फ उसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अर्जुन ने उस लेटर की एक एक लाइन कम से कम 10 बार पढ़ी। अब समझ आया कि वो बार बार जोर क्यों दे रही थी कि वो अभी उसका प्लान देख ले और बता दे कि कोई कमी तो नहीं है। अर्जुन ने एक ठंडी आह भरी। यार ये लड़की उससे इतना नफरत क्यों करती है? उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, ना ही कभी उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की। अगर उस काली रात के बाद उसने अनीका को ढूंढ लिया होता तो शायद उसे ये सब दिन ना देखने पड़ते। वो तो उसके जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है, पर वो है कि उसे मौका ही नहीं देना चाहती। अनीका कंपनी के लिए एक हीरा थी और अर्जुन उसे खुद से या ओबराय ग्रुप से दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। उसने प्लान को बिना देखे ही पटका और ऑफिस लॉक कर दिया। वो सीधा ओबराय निवास की तरफ निकल गया जहाँ उसके बच्चे लव और खुश थे। सच तो यह है कि ये बच्चे ही उसके और अनीका के बीच की वो डोर थे जिसकी वजह से ये सारा टसन चल रहा था। अगर ये बच्चे ना होते तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उस रात वाली लड़की अब सीधे उसके नीचे काम कर रही है। अर्जुन कार की पिछली सीट पर बैठा था और ड्राइवर उसे ओबराय निवास ले जा रहा था। पूरे रास्ते ड्राइवर उसे शीशे में से ताकता रहा। उसे ताज्जुब हो रहा था कि प्रेसिडेंट इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। बाहर से तो वो बड़े अकड़ू और सख्त लगते हैं, पर जो लोग उनके करीब हैं उन्हें पता है कि वो दिल के बहुत नेक इंसान है। उनके असिस्टेंट करण मेहरा से तो वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करते हैं। पार्किंग में गाड़ी रोककर ड्राइवर से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, प्रेसिडेंट ओबराय, सब ठीक तो है ना सर? उसे अपने बॉस की फिक्र हो रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। उसने अपनी आंखों के बीच के हिस्से को थोड़ा दबाया, जैसे सिर का दर्द कम कर रहा हो। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और पूछा, कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम किसी की मदद करना चाहो और वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान ले? या तब जब तुम्हें अपनी सफाई देने का एक मौका तक ना मिले? क्या कभी ऐसी फजीयत में फंसे हो तुम? ड्राइवर ने खामोशी से दूसरी तरफ देखा और फिर नामे सिर हिला दिया। सर, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। ऐसी स्थिति में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसने जवाब दिया। अर्जुन बस थोड़ा सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और कार की चाबी खुद रख ली। अंदर कदम रखते ही उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो अभी पूछने ही वाला था कि एक नौकर ने आकर बताया कि साहब, मेम साहब और छोटे साहब सब फुटबॉल के मैदान में हैं। मेरे बेटे कहाँ हैं? अर्जुन ने झट से पूछा। आखिर वही तो अनीका की वो निशानी थी जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था। छोटे उस्ताद अपने चाचा के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं सर, और बड़े साहब लोग वहीं बैठकर मैच देख रहे हैं, नौकर ने बताया। अर्जुन तुरंत बाहर की तरफ लपका। उसे अपने बेटों को खेलते हुए देखना था। उसे हैरानी हुई कि क्या उन्हें भी खेल का शौक है। उसने और जूलिया ने तो बचपन में हमेशा एथलीट बनने के सपने देखे थे। मैदान के पास पहुंचते ही उसे लव और कुश भागते हुए दिखे। जूलिया शॉर्ट्स पहनकर मैदान में डटा था और दोनों बच्चों ने भी एक जैसी स्पोर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके मम्मी पापा किनारे बैठकर तालियां बजा रहे थे क्योंकि दोनों छोटे उस्ताद जूलिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। जूलिया भी जानबूझकर थोड़ा ढीला खेल रहा था ताकि बच्चे बॉल ले सकें। ये दो बनाम एक का मुकाबला चल रहा था। अर्जुन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कितने प्यारे बच्चे हैं, उसने सोचा। काश अनीका देख पाती कि उसके बच्चे यहाँ कितने खुश और बिंदास है, जबकि वो वहाँ बेकार में मातम मना रही है। वो पास गया और अपने माता पिता की बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गया। उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराए, फिर वापस बच्चों के खेल में खो गए। जल्दी जूलिया ने एक गोल दाग दिया और बड़े टसन में बोला कि उसने 2 स्कोर बना लिए हैं। अर्जुन को लगा कि उसके बेटों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने तुरंत अपना कोट और जूते उतारे, शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और मैदान में कूद गया। बच्चों ने जैसे ही डैडी को देखा, चिल्लाने लगे, डैडी देखो चाचा चीटिंग कर रहे हैं। अरे ओए झूठे, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, जूलिया ने चिढ़ते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि ये छोटे शैतान डैडी के आते ही उसकी शिकायत लगा देंगे। अब मैं आ गया हूँ, अब हम मिलकर खेलेंगे, अर्जुन ने उन्हें पुचकारा। वो नंगे पैर सिर्फ मोजों में ही मैदान में उतर गया। लब ने तो रेफरी की कमान संभाल ली और अपने दादाजी से सीटी छीन ली। खेल शुरू हुआ। जूलिया फुटबॉल में अर्जुन के आगे कहीं नहीं टिकता था। जल्दी ही कुछ तालियां बजाने लगा। डैडी ने गोल कर दिया। वो खुशी से उछल रहा था। लब तो रेफरी बनना ही भूल गया। सीटी बजाने की बजाय वो भी
अपने भाई के साथ डैडी की जीत का जश्न मनाने लगा और भागकर उनके गले लग गया। यह नज़ारा देखकर दादा दादी की हंसी नहीं रुक रही थी। तुम सबके सब मिले हुए हो, बाप बेटों ने मिलकर मुझे घेर लिया है, जूलिया ने हार मानते हुए जमीन पर बैठकर कहा। उसे पसीना आ रहा था, पर जलन भी हो रही थी जब उसने देखा कि अर्जुन ने अपने बेटों को कंधे पर बिठा रखा है और उन्हें चैंपियन बोल रहा है। जूलिया को उन बच्चों से बहुत लगाव था। उसने मनी मन दुआ की कि उसके भी कभी ऐसे ही प्यारे बच्चे हों। अर्जुन बच्चों को लेकर अपने मम्मी पापा के पास बैठ गया। लव और कुश डैडी की गोदी से उतरकर दादी के पास चले गए। मेरे छोटे राजकुमार, दादी ने उन्हें गले लगा लिया और खूब प्यार किया। उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें जूस पिलाने अंदर ले गईं। पीछे पीछे घर के सारे मर्द भी लाइन लगाकर अंदर चले गए। अब मुझे इस घर में बेटियां चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की अब बेटियां हो। करुणा जी ने फरमाइश कर दी। उनके पास 2 बेटे और 2 पोते पहले से थे। बस एक लड़की की कमी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे जल्द शादी कर लेंगे। हालांकि वो अभी तक उस औरत को नहीं जानती थी जिन्होंने इन पोतों को जन्म दिया है, पर वो चाहती थी कि अर्जुन जल्द से जल्द अदिति सिंघल से ब्याह रचा ले। यही वजह थी कि अर्जुन को आज घर बुलाया गया था। अदिति के घर वालों ने अर्जुन के रूखे बर्ताव की शिकायत की थी और उसके माता पिता इस मामले को सुलझाना चाहते थे। थोड़ी देर में जूलिया ने टाटा बाय बाय किया और चला गया। उसने बच्चों से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेंगे, पर उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें डैडी के पास रहना है। जूलिया के जाते ही अर्जुन ने सीधा मुद्दा छेड़ा। डैडी, मुझे यहाँ खास किस लिए बुलाया गया है? मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है। राघव ओबराय ने गला साफ किया और कॉफी की चुस्की ली। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। अर्जुन, तेरा और अदिति का क्या चक्कर चल रहा है? साफ साफ बता, राघव जी ने पूछा। वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन पर जो इल्जाम लगे हैं वो सब गलत हों। क्या अर्जुन अपने पिता को अनीका और बच्चों का सच बताएगा? और अदिति के घर वालों की शिकायत पर उसका क्या जवाब होगा? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।